वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम लोग आसियान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आसियान है क्या। आसियान ASEAN, आसियान इसमें मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो इस पूरी फुल फॉर्म के जो फर्स्ट लेटर है उसको मिला के शॉर्ट फॉर्म बना दिया है ताकि सबको बोलने में और काम करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो इंडिया के साउथ ईस्ट नेशंस हैं उन नेशंस में ये कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो बनाया है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये कब बना, क्योंकि हर एक संगठन की स्थापना का साल होता है। तो अब किस हिसाब से बना, कौन कौन देश बने, तो हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो स्थापित हुआ था, जो स्टैब्लिश हुआ था 1967 में हुआ था। 1967 में एक अलग से घोषणा पत्र निकाला गया था जिसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत आसियान का गठन होता है और उस टाइम पे 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। जैसे हम नाम के 5 फाउंडिंग मेंबर्स पढ़ते हैं, वैसे ही बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत आसियान के 5 मेंबर्स थे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज के तौर पे अगर देखोगे तो लगभग हमारे 10 देश हैं जो आसियान के अंदर हैं, लेकिन 5 फाउंडिंग मेंबर्स को कौन कौन से थे। सबसे पहले आप जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो 5 संस्थापक देश थे, उनके नाम जान लेते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। ये 5 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया कि भाई हम लोग आसियान जैसे एक संगठन बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हम बनाना चाहते हैं। आसियान को हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एक ऐसा संगठन जो दक्षिण पूर्व के एशियाई जो देश हैं उनको साथ में लेके आता है। बाद में जाके 10 और नई कंट्रीज जो हैं इसमें 5 नई कंट्रीज और जुड़ती हैं, जिससे मिलाकर टोटल 10 कंट्रीज हो जाती हैं। अब वो कौन कौन सी 5 कंट्रीज थी जो लेटर ज्वाइन करती हैं, वो हैं ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये 5 कंट्रीज बाद में ज्वाइन करती हैं। 5 फाउंडिंग मेंबर्स पहले वाले, 5 लेटर जो बाद में जो ज्वाइन करती हैं, उन सबको मिला के हो जाते हैं 10 हमारी कंट्रीज। टोटल 10 कंट्रीज हैं जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बने आसियान के मेंबर्स हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन को बनाने का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के तो कोई भी संगठन नहीं बनता है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव वो क्रिएट ही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जो इसका आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो ये 10 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के बीच में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आर्थिक विकास की जो वृद्धि है, समृद्धि है, उसको बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। सोशल प्रोग्रेस, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल प्रोग्रेस भी बढ़ाई जाए, सोशल सामाजिक प्रगति भी लोगों की की जाए। वहीं कल्चरल डेवलपमेंट मतलब जो सांस्कृतिक विकास है, विकास के जो नए नए आयाम हैं, उन सभी आयामों को जोड़ते हुए उन सभी आयामों का विकास करना, उसके लिए एक संगठन बनाया गया था। फिर सेकंड है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। जो क्षेत्र है, इन 10 देशों का जो पूरा एरिया है, उस एरिया के बीच में रीजनल जो है या फिर आप कहें क्षेत्रीय जो शांति है, जो पीस है, उसको मेंटेन रखना जरूरी है। इसके साथ में जो स्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, उसको खत्म करते हुए स्थिरता को लेके आना है। एक समान चीजों को बनाए रखने के लिए आसियान को बनाया गया था। आसियान के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ में एक अलग तरह की चीजें भी हैं। जैसे हम इंडिया किस तरह से अपने काम करता है, वैसे ही आसियान का भी काम करने का तरीका है। या फिर आप कहें जैसे हम इंडिया की बात होती है कि नो फर्स्ट यूज, हम न्यूक्लियर वेपन्स में कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करते हैं, हम शांति से बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आसियान का भी एक ऐसी चीज है, एक आसियान वे, जिसको कहते हैं आसियान शैली या फिर आसियान वे। एक तरह का एक तरीका है या फिर आपका एक प्रोसेस है या फिर इनफॉर्मल है। एक्चुअली ये फॉर्मल नहीं है बल्कि इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल होने का मतलब है इसमें डायरेक्टली चीजें नहीं होती है बल्कि इनडायरेक्टली, इनफॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, कंसेंसस बनाते हैं, एक सहमति बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई भी अगर मुद्दा है तो वो वॉर तक ना जाए। अगर 2 देशों के बीच में कोई लड़ाई भी है तो आसियान शैली के तहत, आसियान वे के तहत वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं उस बात पे, एक मंच पे दोनों देशों को लेके आते हैं। इसके साथ में क्या करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर वाद विवाद करते हैं और वहाँ पे ये सहयोग बनाने की, सहयोगात्मक प्रवृत्ति को दिखाते हुए कॉन्फ्लिक्टलेस, या फिर आपका कॉन्फ्लिक्टलेस मतलब है कि टकराव नहीं हो उनके बीच में। टकराव है तो उसको सुलझाने के लिए जो शैली का प्रयोग करते हैं वो लोग, उसको कहते हैं आसियान वे, जिसमें कोई भी मुद्दा
युद्ध की स्थिति तक ना पहुंचे, एक्सेलरेट ना हो, इसको स्टॉप करने के लिए वो लोग बातचीत का सहारा लेते हैं। इसको हम कहते हैं आसियान वे। अब देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के लिए पढ़ा था कि वहाँ पे अलग से इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, इसके अलावा एक पॉलिटिकल चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी वहाँ पे कम्युनिटी बनाई गई थी। ऐसे ही आसियान भी है, उसके भी काम करने के तरीके अलग अलग तरह से हैं, और इन तरीकों में कुछ ऐसे उसकी कम्युनिटीज़ हैं, या फिर आप कहें उसके कुछ ऐसे संगठन हैं जो आसियान के अंदर एक सब कंपोनेंट्स हैं, या फिर आप कहें उसके उपभाग हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, जो 2003 में बना आसियान सुरक्षा समुदाय। अब सुरक्षा समुदाय तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आएगा मिलिट्री, जो भी मिलिट्री के जो चीज़ें होती हैं, सैनिक संबंधी जो चीज़ें होंगी, वो आसियान का आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी 2003 से देख रहा है। वैसे ही एक और बनाया गया, आसियान का इकोनॉमिक अलग है और सोशल कल्चरल अलग है। मैंने यहाँ दोनों साथ में लिखा है, लेकिन आसियान इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है वो फोकस करता है इकोनॉमिक चीज़ों पे, इकोनॉमिक चीज़ों पे एडवाइस देना, इन्वेस्टमेंट की बातें करना, सुधार की बातें करना, ताकि आसियान जो है अच्छा डेवलपमेंट कर सके। वहीं उसके अंदर एक और चीज़ आता है सोशो कल्चरल। सोशो कल्चरल का मतलब होता है जैसे कि दो देशों के बीच में जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर कॉमन, जैसे हम अगर हम देखेंगे तो इन देशों में इंडोनेशिया है, म्यांमार है, कंबोडिया है, इनमें भी हमारी जो महाभारत है, रामलीला है, वो सब वहाँ पे भी दिखाई जाती है, वहाँ पे भी रावण दहन किया जाता है, वहाँ पे भी रामायण चलती है। तो उन कल्चर्स को एक तरह से दोनों 10 देशों के बीच में कल्चरल जो सपोर्ट है, जो असिस्टेंस है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी कहीं ना कहीं ये बनाया गया है आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। इसके साथ में ये देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया के साथ साथ जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे इंडिया और बाकी देश भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। वैसे ही जो आसियान है, आसियान का भी एक विजन रहा है, उसको हम बोलते हैं आसियान विजन 2020। 2020 में आसियान का एक तरह से विजन आप कह सकते हो। तो इस विजन में रखा गया था कि कैसे आसियान अपने आप को आगे बढ़ाएगा, किस तरह से फॉरवर्ड रखेगा, क्या रोल रहेंगे उसके, या फिर किस तरह से वो फंक्शन करेगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्सट्रोवर्ट रोल प्ले करेगा। एक्सट्रोवर्ट और एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने अंदर अंदर रहे बस। एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो बाकी चीज़ों से भी घुल मिल के रहे। तो वही आसियान क्या करने वाला है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, जो 10 कंट्रीज हैं, उनके अलावा भी एक रोल प्ले करे, जिससे कि आसपास के जो एरिया हैं, जो इसकी कंट्रीज हैं, सराउंडिंग कंट्रीज, उनमें भी हेल्प हो सके। तो ये अपने रोल को इन 10 कंट्रीज के साथ साथ बाकी और कंट्रीज के साथ में भी शेयर करना चाहते हैं। वहीं दूसरा है इसमें कि टू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब किसी भी तरह से हम सिर्फ 10 देश में नहीं, 10 देशों के बाहर भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड को बढ़ावा दें, डेवलपमेंट को सपोर्ट करें, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, भूखमरी जो हंगर है उसको हम खत्म करने की कोशिश करें, डेवलपमेंटल गोल्स जो है हमारे, उनको सपोर्ट करने में हम लोग हेल्प करें। उसके लिए क्या है कि ये लोग इंक्रीज करना चाहते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इन द कंट्रीज, जो विद इन मेंबर्स हैं, और विद अदर देन मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनके अलावा भी बाकी सबको भी ये सपोर्ट करना चाहते हैं। वहीं अब इसके साथ साथ में ये भी होता है कि जो बाकी देश है, जैसे कि गरीबी है, भ्रष्टाचार है, या फिर आप कहें जो अभी ग्लोबल वार्मिंग है, उन सब में कहीं ना कहीं ये सहयोग करते हैं। बट इसके साथ साथ में हमें एक और एस्पेक्ट देखना जरूरी है इसका, वो है इंडिया एंड आसियान। क्योंकि हमें कभी कभी अपने इन देशों के साथ में संबंध भी पढ़ने होते हैं, रिलेशंस भी पढ़ने होते हैं फॉरेन पॉलिसी में। तो उसी में हमें ये देखना होता है कि जो आसियान एंड इंडिया, व्हाट आर द रोल्स ऑफ दीज कंट्रीज, हमारे देश के लिए, भारत के लिए इन देशों का क्या महत्व है, क्या भूमिका है इनकी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया के म्यांमार, अगर इसको हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे म्यांमार जो बाद में जाके ऐड हुए, कहीं ना कहीं म्यांमार हमारे पड़ोस के ही हम कह सकते हैं, भले इतने ज़्यादा पड़ोसी नहीं, लेकिन फिर भी एक हमारे देश के बगल में ही हम कह सकते हैं, जिससे हमारे लिए संबंधों का जरूरी है। वहीं लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब में भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी चीज़ें हैं, इनके साथ भी हम ट्रेड करते हैं, इनके साथ भी व्यापार करते हैं। तो क्या आसियान के जितने मेंबर्स हैं उनके साथ हमारा कैसे संबंध है, इंडिया और आसियान का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या कह सकते हैं कि क्या इंटर रिलेशन है, उस चीज़ को पढ़ना जरूरी है। तो इंडिया और आसियान में यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है, हम लोग 90s से हम लोग एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, वो है लुक ईस्ट। लुक ईस्ट का मतलब होता है जो हमारे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्टर्न पार्ट है, उसकी तरफ देखो। उसकी तरफ देखने का मतलब है कि हमें सिर्फ अमेरिका, यूएसएसआर पे फोकस नहीं करना है, हमें बड़ी बड़ी कंट्रीज पे फोकस नहीं करना है, बल्कि जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडिया की ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है।
इसका मतलब है उनमें भी हम ट्रेड करें, उनमें भी इन्वेस्टमेंट करें। बट अब उसमें सिर्फ लुक ईस्ट नहीं, सिर्फ देखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि अब उसमें क्या करना है, एक्ट ईस्ट करना है। जो पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी, अब उसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमें उसमें सिर्फ देखना नहीं है, देख के हमें काम भी करना है, उस तरह के हमें काम भी करने हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है, हम एफडीआई भी बढ़ाना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जीडीपी में हमारा ज़्यादा एक तरह से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, साथ में हम लोग ट्रेड कर सकें, बाकी और कल्चरल एक्टिविटीज़ को हम आयोजित कर सकें, एजुकेशनल हम वेबिनार्स करवाएं। तो हर तरह की चीज़ें जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इंडिया और आसियान में कहीं कहीं एक तरह से फ्रेंडशिप चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है। इसके साथ साथ में हमारे 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए 2018 में आसियान देशों के साथ में। ऑफिशियली हमने 25 साल 2018 से पहले हमने शुरू किया था आसियान के साथ में ऑफिशियली, अनऑफिशियली रहता है लेकिन कहीं कहीं ऑफिशियली हमने जब शुरू किया तो 2018 में हुए 25 साल। और उस टाइम पे हमने अपने दोस्तों को 25 साल रिश्ते पूरे होने के लिए हम लोगों ने 2018 का जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है 26 जनवरी को, उस परेड के दिन हम लोगों ने आसियान के सभी 10 देशों के जो प्रमुख थे 2018 में, उस टाइम पे हमने उनको चीफ गेस्ट के तौर पे उनको इनवाइट किया गया था। और इनवाइट करने के साथ साथ वो लोग आए भी थे। और इससे हमारा क्या है, आसियान के साथ जो रिश्ता है, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो कहीं कहीं बेहतर होता जा रहा है। तो ज़रूरी है कि आसियान के साथ, क्योंकि एक नया सत्ता के तौर पे उभर रहा है जहाँ पे 10 देश इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ में सभी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं स्टेबिलिटी को, पीस को, डेवलपमेंट को, इन्वेस्टमेंट को। तो इसीलिए सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि बाकी सभी देशों के लिए एक तरह से ये देश उभर रहे हैं नए पावर की तरह। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम आसियान को भी समझें। लेकिन आसियान के जो देश हैं उन देशों में कभी कभी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जो आम बात है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कहीं भी आसियान कमज़ोर नहीं पड़ता है। इसीलिए आसियान का बना रहना भी ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने अभी तक आसियान के बारे में पढ़ा। इसके आगे की जो वीडियोस होंगी वो हम, या फिर आगे के जो पोर्शन है उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।